अगले दिन साध्वी झल्लाती हुई आई। अब तक तो महारानी जी को सबक मिल ही गया होगा। जब तक वह गिड़गिड़ा कर मेरे कदमों में नाक ना रगड़े, मैं उसे वहीं बंद रखूंगी। हाँ, बड़ी आई सजने वाली। और वह जैसे ही दरवाजा खोलती है, देखती है गीत तो नंगी जमीन पर ही कोने में आराम से सो रही थी। ये देख महामाया को क्रोध आ जाता है और वह सोती हुई गीत के ऊपर फिर से छड़ी बरसा देती है। सो कैसे सकती है तू इस हालत में भी? हाँ, रो लड़की रो। मगर गीत उफ भी नहीं करती। अब तक मेरे पास जख्म देने के लिए लोग थे, मगर अब जख्मों पर मलहम लगाने के लिए एक दोस्त मिल गया है। मारो साध्वी जी मारो, ताकि मैं आज फिर उससे मिल सकूं। हाँ, मुझे उससे मिलना अच्छा लगता है। महामाया गीत के चेहरे पर एक भी शिकन ना पाकर थक कर वापस लौट जाती है। गीत की दोस्त नीता भी यह देखकर हैरान थी कि आखिर गीत रो क्यों नहीं रही है। कहीं ये हिम्मत उस नए बाबू की वजह से तो नहीं आई? मैं खुश हूँ तेरे लिए गीत। उस दिन गीत पूरे दिन के बीतने के बाद रात का इंतजार करने लगी। रात में सबके आश्रम में सोने के बाद श्लोक वहाँ आता है और फिर उसे बाहों में भरकर अपने कमरे में ले जाता है और कल की तरह गीत की खूब सेवा करता है। मगर अब गीत अपने दिमाग में भरे औरत और पत्नी के उस जहर को मिटाने लगी थी। वह जान गई थी कि पति पत्नी में से कोई आगे या पीछे नहीं होता, बल्कि दोनों बराबर और साथ साथ होते हैं। और ये चीज उसे सिखाई थी श्लोक ने। अब से रोज श्लोक रात होने पर गीत को अपने पास लेकर आता था और इतनी केयर करता था कि गीत हर दर्द भूलने लगी थी। उधर महामाया इसी चिंता में डूबी थी कि आखिर गीत की वो चोट क्यों नहीं दे पा रही है। यूं ही न जाने कितनी प्यारी रातों के चलते गीत अब श्लोक को अपने मन में जगह दे चुकी थी। उस दिन जब श्लोक के आने का समय हो गया तो गीत भी अपने ताज़ा जख्मों को सहलाने के इंतजार में बैठी थी। मैं जान गई श्लोक, आखिर कौन हो तुम? मैं जान गई और आज मैं तुम्हें बता भी दूंगी। श्लोक आता है, दरवाजा खोलता है, मगर इस बार गीत कोने में नहीं बल्कि दरवाजे के ठीक सामने खून से लथपथ पाँव के साथ खड़ी थी। जैसे ही वह श्लोक को देखती है तुरंत उससे लिपट जाती है। इससे पहले गीत ने कभी ऐसे पहले नहीं की थी। श्लोक एक पल के लिए सुन्न हो जाता है। गीत, मुझे ले चलो यहाँ से अपने पास। श्लोक गीत को गोद में उठाकर कमरे की ओर ले जाने लगता है, मगर गीत उसे रोक देती है। रुको, यहाँ नहीं, घाट पर। वहीं मिले थे ना तुम बदमाश मुझे। मैं बेसुरी सी गा रही थी और तुम मुझे जकड़ लिए थे। और दोनों घाट के पास जाकर बैठ जाते हैं। चांदनी रात में जोरदार हवा चल रही थी। दोनों बैठे थे। श्लोक गीत को खाना खिला रहा था कि तभी गीत बोलती है, मैं जान गई कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो। ये सुनते ही श्लोक के हाथ से खाना गिर जाता है और वह घबरा कर गीत की ओर देखता है। श्लोक, मुझे कभी नहीं लगा था कि ऐसी दुनिया में एक लड़का मेरा इतना ध्यान रखेगा। तुम दोस्त हो मेरी, सबसे अच्छी दोस्त, और यहाँ तुम आई नहीं हो। शायद नियति तुम्हें लेकर आई है। ओह, मुझे लगा कि तुम। श्लोक गीत की बात से घबराया था, तभी उसके फोन पर फोन बजता है और श्लोक तुरंत काट देता है। गीत, मैंने कभी कहा नहीं, पर क्या मैं तुम्हारे साथ एक तस्वीर ले सकता हूँ? गीत मुस्कुराकर हाँ बोल देती है और श्लोक फोन निकालकर फोटो लेने लगता है। तभी जैसे ही गीत उसे सटकर बैठती है, श्लोक तस्वीर क्लिक करते समय तुरंत अपने होठों को घुमाकर गीत के गानों को चुन लेता है। गीत चौंक जाती है और यह पल तस्वीर में कैद हो जाता है। गीत और श्लोक दोनों ही तस्वीर देख शर्मा जाते हैं। तभी जोर से हवाएं चलने लगती हैं, जिससे श्लोक के बदन के कपड़े जरा से हटते हैं और गीत जो देखती है उसकी आत्मा फट जाती है। गीत देखती है कि श्लोक की पीठ पर बहुत ताज़ा कोड़ों के जख्म हैं। असल में जब महामाया गीत को चोट देती थी तब श्लोक गीत को तो बचा नहीं पाता था, मगर अपने कक्ष में जाकर खुद को कोड़े मारकर वह दर्द गीत के दर्द से मिलाता था। गीत श्लोक के जख्मों को छूती है। श्लोक, तुम पागल हो क्या? मैं सच में पागल हो जाऊंगा गीत, अगर तुम मुझसे दूर चली गई तो। गीत, मैं बहुत दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता। और वह गीत का हाथ थामता है, मगर वह अपना हाथ छुड़ाती है। मैं अब कोई रिश्ता नहीं चाहती हूँ, मुझे माफ कर दो। खैर, मुझे तुम्हारे जख्मों को साफ करने दो। और गीत अपना हाथ छुड़ाकर उठकर जाने लगती है। श्लोक गीत को जाता देख रहा था। तभी श्लोक नम आंखों से मुंह फेर लेता है। गीत उसके कमरे में जाती है और मलहम पट्टी कपड़े ढूंढने लगती है। ये लड़का भी ना खुद तो मिसालें देता है और अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखता है। और गीत कमरे में इधर उधर ढूंढते हुए एक पेटी खोलती है और उसमें ढेर सारे सफेद कपड़े देखती है, जिस पर गीत के खून के सने पाँव की छाप थी। वह हर कपड़े में यही देखती है। मेरा हर दर्द चुप कर तुमने अपने पास संभाल कर रखा है श्लोक। आखिर क्यों इतना प्यार करते हो तुम मुझसे? और गीत एक कपड़ा उठाकर श्लोक को बिन बताए वहां से अपने अंधेरे में लौट जाती है। श्लोक गीत को वापस जाता देखता है।
तुम्हें अंधेरे से निकालने में अभी बहुत जान लगेगी गीत। उस पूरी रात गीत श्लोक के बारे में और श्लोक गीत के बारे में सोचकर आंसू छलकाते रहे। अगले दिन जब सुबह होती है तो श्लोक आश्रम में अलग से चहल पहल देखता है। अरे काकी ये सब क्या है? अरे बाबू, सावन आ रहा है ना, मानो जैसे सुहागनों की दिवाली। सभी औरतें पत्नियां मोरनियों की तरह रंग बिरंगी होकर चहचहाने लगेंगी। बस उसी उत्सव की तैयारी चल रही है। श्लोक की जान खुश होता है। अगर इस सावन के मेले में मैं भी अपनी गीत को ले जाऊं तो? उधर गीत का दरवाजा महामाया खोलकर उसकी सजा का अंत कर देती है। दोस्तों, हम सब आ रहे हैं सावन के स्पेशल एपिसोड में, तो हमें देखना ना भूलें। श्लोक को जैसे ही पता चलता है कि सावन आने वाला है तो वह दौड़कर घाट के पास जाता है और वहां लगे बड़े पेड़ के सामने खड़ा होकर अपनी गीत को वहां महसूस करता है। श्लोक खुशी से आंखें बंद करता है, तभी उसके कानों के पास खनकती चूड़ियों वाले दो हाथ आते हैं और उसके पास छन छन करते हैं। गीत, ये तुम ही हो ना? तभी गीत पायल को छनकाती हुई उसकी ओर बढ़ रही थी। तभी श्लोक आंखें खोलता है और गीत को अपने सामने खड़ा पाता है। इस बार गीत सफेद रंग को ओढ़े हुए नहीं थी, उसने सावन के रंगों वाली सुंदर साड़ी बांधी हुई थी। श्लोक ने आज पहली बार गीत को नए रंग में देखा था। वह अपना हाथ गीत के चेहरे पर ले जाता है। गीत, सब दर्द भुलाकर, अपने छिपे हुए सारे जख्म खोलकर, क्या तुम हमेशा के लिए मेरी बनोगी? मैं तुम्हारे हर जख्म, हर दर्द पर खुद मलहम लगाऊंगा। गीत ये सुनकर हाँ कर देती है और मुस्कुराती है। तभी श्लोक जैसे ही गीत को चूमने लगता है, अचानक उसका फोन बजता है और गीत हवा हो जाती है, क्योंकि गीत के वो रंग केवल श्लोक के ख्यालों में थे। अरे यार, ये फोन भी ना। गीत, कहाँ गई तुम? श्लोक फोन उठाता है। हाय श्लोक, कहाँ गायब हो गया था तू यार? मैं कब से तुझसे कांटेक्ट करना चाह रहा था। हेलो शर्मन, बस यार कुछ उलझा हुआ सुलझाने के लिए आया हूँ। तू बता, तेरी आवाज कुछ बदली बदली सी लग रही है। सब ठीक तो है ना? नहीं यार, ठीक नहीं है, पर ठीक करना चाहता हूँ। मैं भी सीता के लिए कुछ करना चाहता हूँ। शर्मन श्लोक से बात करता हुआ बाहर से अपने कमरे की खिड़की में झांककर सीता की ओर देखता है। सीता अंदर अपने बच्चों के कामों में मग्न थी। क्या हुआ शर्मन, भाभी ठीक तो है ना? वही बात है श्लोक कि सीता कभी कुछ शिकायत ही नहीं करती है। मैंने उसका बहुत दिल दुखाया है, पर इस सावन में उसके जीवन को हरियाली से भरना चाहता हूँ। इसीलिए मैं एक सावन की पार्टी रख रहा हूँ, जहाँ बहुत खास लोग आ रहे हैं। वाह शर्मन, भाभी तो बड़ी ही खुश होगी। श्लोक, तू भी जरूर आना दोस्त, और तेरा भी कोई खास हो तो उसे भी जरूर लाना। ठीक है। खास तो बस तुम ही होगी, और अब तुम्हें यहाँ से चलना ही होगा। श्लोक गीत के पास जाता है, मगर गीत कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी ढूंढने पर वह गुरुजी के कक्ष से बाहर आ रही थी और चलते हुए काफी लंगड़ा रही थी। श्लोक उसे देखकर परेशान हो जाता है। गीत, तुम इतनी कमजोर लग रही हो और इतनी लंगड़ा कर चल रही हो। दिखाओ तुम्हारी चोटें। गीत अब श्लोक को देखकर बड़ी खुश हो जाया करती थी और उसका चेहरा देख वह सब चिंताएं भूल जाती थी। श्लोक घुटनों पर आकर गीत के पाँव उठाकर अपने पाँव पर रख देता है। अरे श्लोक, छोड़ो बाबा, ये तुम क्या कर रहे हो? सब देख रहे हैं, देखो। नहीं, अब मैं ये पाँव तभी छोड़ूंगा जब तुम मेरे साथ कहीं चलने के लिए हाँ करोगी तो ही। और श्लोक जिद पकड़ लेता है और गीत मान जाती है। बच्चे हो तुम, एकदम जिद्दी बच्चे। अच्छा बताओ, अब चलना कहाँ है? हमें आश्रम के बाहर जाना है, वो भी रात में, सबके सोने के बाद। मगर ये कैसे होगा? आश्रम के बाहर मैंने आज तक कदम नहीं रखा श्लोक। वही तो बात है कि अब समय आ गया है तुम्हारे चलने का नहीं, अब सीधे उड़ने का। इन्हीं हवाओं में परिंदों वाले पंख लगाकर मैं मेरे गीत को उड़ता हुआ देखना चाहता हूँ। तभी वहाँ से गुरुजी गुजरते हैं और गीत को महामाया भी नजर आती है और गीत बिना कुछ बोले डरी सी अपने कक्ष में चली जाती है। श्लोक रात में गीत को आश्रम से भगाने के लिए जाता है और गीत के नहीं मानने पर उसे गोद में लेकर आश्रम के डंडे से कूद जाता है। कूदते हुए दोनों घास के ढेर पर गिर जाते हैं। दोनों इतने करीब थे कि दोनों की सांसें एक दूसरे में घुल रही थी। गीत, मुझसे शादी करोगी? ये सुनते ही गीत की धड़कनें ऊपर नीचे होने लगती हैं। श्लोक, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं एक विधवा हूँ, ना मेरा पिता कल सुनहरा था ना आज है। तभी श्लोक उसे चुप कराता है। मगर आने वाला कल तो सुनहरा होगा ना मेरी जान। मैं करूँगा इसे सुनहरा, वो भी मेरे साथ। और श्लोक अपने हाथ से गीत की साड़ी पकड़कर फाड़ देता है। ये देख गीत घबरा जाती थी। अभी इतनी प्यारी बातें करने वाला लड़का अचानक से इतनी बड़ी हरकत कर रहा था। श्लोक की आंखों में गीत की साड़ी फाड़ते समय अलग ही जोश और गुस्सा था। गीत भी खुद को बचाने के लिए उसकी चांटा लगा देती है। श्लोक नहीं, ये
क्या कर रही हो तुम? मेरी साड़ी क्यों खींच रही हो? मगर बिना कुछ बोले गीत को उस साड़ी से जुदा कर देता है। गीत खुद की आबरू को अपने हाथ से ढककर खड़ी रहती है। तभी श्लोक अपनी नजरें फेर लेता है और फिर एक बैग से हरे रंग की सुंदर साड़ी निकालकर गीत को थमा देता है। गीत ये देख हैरान थी। लो गीत, आपसे तुम ये रंग ओढ़ो, यही तुम पर खिलेगा। गीत श्लोक को गलत समझ बैठी थी। श्लोक तो बस गीत के लिए ही सब कर रहा था। वह बिना साड़ी के खड़ी थी और बिना समय बर्बाद किए तुरंत साड़ी लपककर खुद को लपेट लेती है। श्लोक पलट कर देखता है तो उसने पहली बार अपनी गीत को रंगों में सजा देखा था और वह खुशी के मारे उसको सीने से लगा लेता है। गीत के भी आंसू छलक गए थे। आखिर क्यों करती हो मुझसे इतना प्यार श्लोक? मैं हूँ तो एक मामूली सी लड़की ही ना, तो इन सबके बीच में बस मैं ही क्यों? तुम्हारा दर्द मुझे महसूस होता है गीत। चोट तुम्हें लगती है तो लड़खड़ा मैं जाता हूँ, आंसू तुम्हारे गिरते हैं तो सुबकियां मैं भरता हूँ, भूख तुम्हें लगती है पर भूखा मैं सोता हूँ, और जब तुम हंसती हो ना तो मैं तुम्हें देख खिलखिला जाता हूँ गीत। नहीं मत बोलो ये सब वक्त के साथ खत्म हो जाता है श्लोक। अब चलो यहाँ से कि इससे पहले कोई हमें देख ले। दोनों अपने आंसू पोंछते हैं और उस जगह जाते हैं। हल्का उजियारा होने को था और दोनों उस जगह जाकर देखते हैं कि एक बड़े से बाग में चारों ओर सावन के झूले झूल रहे थे। सुंदर फूलों से सजे पेड़ बड़े लुभावने लग रहे थे। बहुत सुंदर रंगों से भरा नजारा था। इतने सारे रंग एक साथ ना जाने मैंने कितने बरसों पहले देखे थे। और गीत बागों में झूम झूम कर नाचने लगती है, भागने लगती है। श्लोक बस एक टक उसे निहार रहा था। तभी बागों में उसे चहल पहल होती है और कुछ सखियां आकर झूले पर झूलने लगती हैं। तभी वहाँ शिवानी भी आती है। अरे श्लोक, तुम यहाँ कैसे? वो शर्मन ने बुलाया था। व्हाट ए प्लीजेंट सरप्राइज शिवानी, कॉलेज के बाद हम आज मिल रहे हैं। शिवानी और श्लोक गले लगते हैं। ये देख गीत झूले की रस्सी को कसकर पकड़ लेती है। तभी मयंक भी वहाँ आ जाता है। अरे शिवानी, तुम ऐसे बिन बताए मत आया करो यार, मेरा तो मन ही बैठ जाता है जब तुम्हें नहीं देखता हूँ तो। मयंक, ये है श्लोक, मेरा कॉलेज का दोस्त है। और श्लोक, ये है मेरी पति मयंक। गीत ये सुनकर खुश होकर नॉर्मल हो जाती है। ओह, पति है, यानी शादीशुदा है। पर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्या बात है, तुमने शादी वादी नहीं की क्या, या अभी भी ढूंढ ही रहे हो? तभी श्लोक गीत को थामकर सबके सामने लाता है। नहीं, ये रही ना मेरी पत्नी गीत, हमारी नई नई शादी हुई है। गीत श्लोक की ओर देखकर उसका हाथ ठीक से पकड़ती है। इस बार श्लोक का सबके सामने गीत को अपनी पत्नी बताना पसंद आया था। श्लोक ने दुनिया के सामने गीत का हाथ थामा था। वाओ श्लोक, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। अरे गीत और मैं बस दोस्त हैं। ये सुन गीत उदास हो जाती है। मैं थक गई हूँ श्लोक, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। और बागों के बीचों बीच एक अलग सा पेड़ था, वह उसके नीचे जाकर बैठ जाती है। श्लोक, एक बात कहूँ, तुम दोनों के बीच कुछ तो स्पेशल है, मैं देख सकता हूँ। गीत तुम्हें पसंद करती है श्लोक, तुम इसे हमसफर बना सकते हो। चाहता तो मैं भी बहुत हूँ, पर कैसे मैं उसके अंदर से उसका अंधेरा बाहर निकालूं? श्लोक, इसके लिए पहले तुम्हें गीत के अंधेरे को जीना होगा, खुद भी उसके साथ उस अंधेरे में जाना होगा, तभी तुम तुम्हारी गीत को वहाँ से निकाल पाओगे। अरे अब क्या बात ही करते रहोगे, देखो एकदम सुबह हो गई है, वहाँ शर्मन और सीता एकदम अकेले पड़ गए होंगे। और शिवानी और मयंक वहाँ से चले जाते हैं। छोटी, तू कहाँ है? और रानी देखती है कि सीता इतनी सुबह उठकर घर के काम कर रही थी। हे भगवान, क्या करूँ मैं मेरी इस पागल बहन का। सीता, तू क्यों है इतनी दुखियारी सीता? जब देखो काम काम, कभी तो कर ले आराम मेरी सीता। वाह जीजी, आप तो बड़ी ही मूड में लग रही हैं। क्या बात है? तुझे नहीं पता? चल मेरे साथ आ। और रानी सीता को थोड़ा सा पैदल ले जाकर दूर से बागों में फैली सावन की हरियाली और रौनक दिखाती है। जीजी, कितना सुंदर है ये सब। तो जानती है ये सब किसने किया? शर्मन ने, मेरी पगली। अब वो बस तुझे खुश देखना चाहता है। तभी वहाँ शिवानी भी आ जाती है। शिवानी, तुम भी आ गई? वाह, लगता है शर्मन बाबू भी जीजी की तरह बड़े ही मूड में हैं। पर और अचानक से सीता उदास हो जाती है। क्या हुआ है सीता? आखिर आप क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है जीजी, बस एक कमी सी है। जैसे मैं किसी के लिए कुछ करना चाहती हूँ पर कर नहीं पा रही। मुझे मेरी जिंदगी की तरह किसी की जिंदगी में रंग भरने हैं। ये सुन शिवानी के दिमाग की बत्ती जलती है। सीता, तुम्हारी समस्या का हल है मेरे पास। आज के इस जश्न में हमारे बीच दो खास मेहमान आए हैं, गीत और श्लोक।
उनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तुम चाहो तो इनकी जिंदगी रंगों से भर सकती हो। सीता ये जानकर बड़ी खुश होती है और सारी सखियां खुसर फुसर करके एक प्लान बनाती हैं। मिशन गीत और श्लोक इज ऑन। यस छोटी। ओके, बस मैं बॉयज गैंग को भी समझा दूंगी। गीत थक कर पेड़ की छांव में बैठी हुई थी। तभी श्लोक गीत को दूर खड़ा होकर निहारने लगता है। अचानक श्लोक का फोन बजता है। मैं जानता हूँ मुझे काम जल्दी खत्म करना होगा। वो जहाँ कहीं भी हो उसे पकड़कर तुम्हें मेरे पास लाना ही होगा। इसी काम के लिए तुम गए हो वहाँ। मैं मेरा मकसद जानता हूँ, मगर मुझे बार बार ये फोन करके परेशान मत करिए। मौका पाते ही मैं अपने मकसद को अंजाम दूंगा। गीत मेरे हाथों में जितनी जल्दी आएगी, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। आखिर कौन है ये श्लोक और किसके कहने पर यहाँ आया है? क्या भोली गीत को फिर से ये दानव रूपी समाज नोचने वाला था? क्या श्लोक भी उन्हीं में से एक था? अगर हाँ तो अपनी राय जरूर बताएं, और ना तो कौन है श्लोक ये भी बताइएगा जरूर। गीत की आंख लग गई थी। श्लोक भी अब गीत के बगल में जाकर बैठ गया था। गीत श्लोक के कंधे पर सर रखकर सो रही थी। ठंडी हवा से गीत के बाल उसके चेहरे पर आकर उसे तंग कर रहे थे। ये देख वह उसके बाल हटाता है और दोनों के चेहरे नजदीक आ जाते हैं। तुम्हारे होठ की ये कितने हसीन है। और श्लोक जैसे ही गीत को चूमने जाता है वह फिर से अपनी आंख खोल देती है और श्लोक को इतने करीब पाकर वहां से छटपटाते हुए उठती है। नहीं, ये सब गलत हो रहा है, एकदम गलत। मगर श्लोक इस बार गीत को नहीं जाने देता है। वह उसका हाथ थामकर खींचकर अपने करीब बिठा लेता है। बहुत भाग चुकी हो तुम, अब और नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे बीते कल में तुम्हारे साथ हुआ क्या था। और श्लोक गीत के आंसू पोंछकर उसके हाथ को अपने हाथों में थामता है और उसकी ओर देख मुस्कुराता है। श्लोक का साथ मिलते ही गीत को हिम्मत मिलती है और वह अपनी पूरी कहानी उसे बताने लगती है। और जब मैंने अपने पति गिरधारी का सच जाना कि मैं उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसकी और उसके दोस्तों की अय्याशी करने और भूख मिटाने का बस एक जरिया हूँ, तो मैं एकदम हिल गई थी श्लोक। मुझे अपने ही शरीर से घिन आने लगी थी। मैं घंटों बैठकर खुद को नोचा करती थी कि न जाने आखिर मुझे कितने मर्दों ने छुआ था।